चलो जी स्टार्ट करें। तो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे ना बेसिक प्रोबेबिलिटी जो आईएसएस में आए थे। वैसे ही तीसरा भी कर सकते थे, जैसे हमने डाउनलोड किया था पेपर, बट 23 वाला होगा इसमें नहीं। देखे थे और क्वेश्चंस मिला था, आप ग्रुप में भेज सकते हो है ना, बाकी तो कर ही लोगे आप लोग खुद ही, बट स्टिल अगर रह जाता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये था ना 25 का, 24 का, 23 का। तो इतना ही था। तो इसमें जो है ये पीडीएफ कम था ये लग रहा, 13 क्वेश्चन ही थे इसमें। यही तो सब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स का है। ये मैंने गलत डाउनलोड कर रखा है ना, वही लग रहा है। तो इसमें जो है हम लोग आईएसएस का डाउनलोड कर रहे थे ना, तो ये हम देख रहे थे ना, तो ये आई थिंक ये इकोनॉमिक्स वाला डाउनलोड हो गया था। ये पेपर 1, ये भी गलत ही डाउनलोड हुआ शायद। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स डाउनलोड करें, ये तो आईएसएस में स्टैटिस्टिक्स 2, 3। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सबसे बाद में अपलोड किया है, ओके। अब सही है ना, आईएसएस एग्जाम स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 इसमें मिल जाएगा। जैसे ये ना आप बता रहे थे सेंट्रल लिमिट थ्योरम का आता है, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सॉरी बेस थ्योरम का ना, तो ये बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ के देखिए जरा सॉल्व करके। तो जो थ्योरी अभी तक हमने डिस्कस की है पिछले 4 क्लासों में, तो जो कि बेसिक ही था, अल्लाह आप सब लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, पढ़ के देखो, सॉल्व करके आंसर निकालो जरा क्या आएगा। द मेंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म रेंट कार्स फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसी, ठीक है, एजेंसी 1, 2, 3 की प्रॉपर्टी दे रखी है। 9% कार फ्रॉम एजेंसी 1 नीड एन ऑयल चेंज, 20% कार फ्रॉम दिस नीड, है ना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेंटल कार डिलीवर्ड टू द फॉर्म विल नीड अ ऑयल चेंज, बताइए इसका आंसर। सिंपल बेसिक उस पे है, मतलब बेस थ्योरम पे है, तो आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। एक तो ये क्वेश्चन है और मिलेगा, तो दिल ट्राई करो और बताओ, इसे सॉल्व करके देखो, आंसर आना चाहिए, तभी तो सीख रहे हो, वरना क्या मतलब है क्लास करने का। या तो ऑलरेडी आता होगा, नहीं तो सीखेंगे, दोनों रास्ते हैं।
आ जाएगा ना, आसान है, करो कैलकुलेशन करो। तो जल्दी। कर रहे हो सॉल्व। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और जो टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे ये सब कंडीशनल पे है, तो ये सब आसान क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है ना, मतलब मेनली बेसिक में उतने डिफिकल्ट तो नहीं आ रहे। ये सब रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन है मोस्टली। तो बेसिक तो एक क्वेश्चन है ना, उससे मिल जाएगा आपको बस। हम्म आया कि नहीं? सिंपल अप्लाई करो, जैसे मान लो हम लिखते ना, E1 इवेंट है एजेंसी 1, E2 इवेंट है आपका, मतलब ये तो बहुत आसान है, आप लोग इजीली कर लोगे, एजेंसी 2 एंड E3 एजेंसी 3। ये है, मान लो इवेंट ए ले लिया कि what is the probability that the center are delivered to a firm will need oil change। तो कार, अच्छा बेसिस में तो टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा, गिवन क्या है, कार डिलीवर्ड नीड अ ऑयल चेंज ना, तो कार नीड ऑयल चेंज 0.12 तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी पे हो गया ना, क्योंकि इसमें गिवन तो कुछ है नहीं, गिवन है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही होगा ना, क्योंकि कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेंट्रल का, मुझे शुरू में लगा है ना उसका होगा, क्योंकि बेस थ्योरम में क्या होता है, गिवन होता है कुछ, कि गिवन है, मान लो कि ऑयल चेंज हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है, एजेंसी 1 से डिलीवर हुआ, तो ऐसा होगा तब जाके बेस थ्योरम। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है, आप जानते ही हैं इसका। तो ये हो जाता है समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ठीक, एंड आई फ्रॉम 1 to 3, जस्ट पुट कर लीजिए, तो सब कुछ हमें गिवन है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, तो ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कार एजेंसी 1 से आएगा 60%, एजेंसी 2 से आएगा 30%, एजेंसी 3 से आएगा 0.12 आ रहा था, आ गया ना, कितना आया, 0.12 डी। अच्छा डी फॉर है ना, ये वाला ऑप्शन आया, ठीक है। तो आ गया ना, ठीक है फिर तो इस तरह सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आप सीख गए ना ये टॉपिक, एटलीस्ट ये है ना कि आप धीरे धीरे, कहते हैं ना जैसे समुद्र जैसे ज्ञान चाहिए, तो एक एक बूंद अगर आप भरोगे तो समुद्र भी ऐसे ही बन सकता है, तो वैसे है, तो यू हैव टू लर्न थोड़े थोड़े, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पुट कर लो, बाकी तो पता ही है, जैसे ए, अब और क्या चाहिए, और जैसे हम अगर देखें यहीं पर लिख दूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए ए गिवन E1, अगर कार एजेंसी 1 से खरीदा है तो ऑयल चेंज की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 9% है ना,
तो ये 9%। अगर एजेंसी 2 से खरीदा है तो ऑयल चेंज की क्या नीड है, तो ये ऑलरेडी दे रखा होगा 20%। एंड इफ यू परचेज फ्रॉम एजेंसी 3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल चेंज, इसका भी दे रखा है 6%। एंड देन जस्ट पुट इट, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पुट कर दोगे कि 60% इंटू 9% प्लस वहाँ से है 30% इंटू 20%। तो ये सब आप देखो तो क्लास 11-12 में भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, उस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो मतलब ये स्पेशली बेस थ्योरम वाले जो क्वेश्चन हैं आपको 11-12 के एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड तीसरा है 10/100 इंटू 6/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कर ही लिया था, तो 540 प्लस 600 प्लस 60 है ना, 10% 6% अपॉन 1 पे 40। इसको कैलकुलेशन देख लेना है ना। तो यहाँ से 0 0 देन ठीक है, यहाँ पे 4 0 होगा ना, 1 2 3 4 ये हो गया। तो यहाँ से ये 2 इससे कट गया एंड 2 तो 0.12 यही है। तो ठीक है, आप लोगों ने सही निकाला सब लोगों ने, बस तो वैसे ही है। तो मतलब एक एक क्वेश्चन हमने तीनों ईयर से किए हैं। अब देखे हुए तो कल क्लास के लास्ट में हमने 2025 वाला आईएसएस वाला पेपर था, 2024 वाले, और ये 2023 में आया, 2023 में आया हुआ है। ये 3 पेपर जो कि वेबसाइट पे है। बाकी ओल्ड पेपर्स भी हैं, अगर हम दिखाएं आपको, है ना। तुम्हारा ड्राइव मेलोडी है, ड्राइव का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यहाँ से हमने डाउनलोड किया था ना। तो एक यहाँ से ये डाउनलोड किया था 25 वाला पेपर का, एक 24 का, कल ऐसे देख रहे थे क्या क्या आता है तो उसके अकॉर्डिंग, और एक अभी 23 का हमने ये स्टैटिस्टिक्स वन डाउनलोड किया था। बाकी ड्राइव मेलोडी है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप देखोगे आईएसएस का हमने अलग से फोल्डर बना रखा है ड्राइव में, तो मैं आपको अगर भेजूँ। अच्छा, एक और है जो एक लक्ष्मी अग्रवाल हमारी ना जैम में 2023 में स्टूडेंट थी, आप लोग जानते होंगे शायद। तो लक्ष्मी अग्रवाल जो कि अभी आईएसएस इस बार निकाली थी, है ना। उससे मेरी बात हो रही थी, वो 23 में जैम दिया था, 23 से 25 उसका आईटी कानपुर से एमएससी हुआ है। फिर पिछले वाला आईएसएस 2025 में अपीयर हुई थी, उसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो उसके साथ हम लोग सेशन रखे हैं 1 मार्च को। तो उसको मैं पूछा था तो बोली ठीक है 1 मार्च को रखते हैं। तो 1 मार्च को हम एक सेशन रखेंगे आईएसएस का, है ना। लाइव होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए ओपन होगा, तो करेंगे। मैं क्या देख रहा था, ड्राइव का लिंक भेजने वाला था आईएसएस का ग्रुप में, सो यू कैन एक्सेस। बाकी आपको पहले से होगा आपके पास, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए तो भेज सकते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पेपर नहीं है ना, हमें 23 24 25 के ही शायद है। तो पुराने पेपर भी इसमें है, वो करने पड़ेंगे। तो
अच्छा इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें 134 पेज का है और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ईयर्स के पीवाई क्यू हैं, जैसे मैं आपको भेजता हूँ, है ना। तो ये मर्ज्ड पीडीएफ है, मे भी आपके पास पहले से भी होगा, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इनके पास तो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत से मटेरियल पहले से भी होंगे, तो आप शेयर कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग काइंड ऑफ। तो सर मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं अच्छा तो प्रिंट आउट है, हार्ड हार्ड कॉपी नहीं कॉपी है। में। ओके ठीक है। तो ये है, देखो मैंने भेज दिया, इसमें 134 पेज है, तो मतलब इसमें बहुत सारे पीवाई क्यू है, सब आईएसएस के पीवाई क्यू ही है ना। तो जैसे अभी तक हमने बेसिक आप देखेंगे, तो जो हमने ये तो 23 का पेपर था, तो हम लोगों ने बेसिक थ्योरी की है, जो कि सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, आप लोग है ना, आप लोगों के लिए कुछ बहुत नया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे है ना नया भी आएगा आगे, तो है ना, कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन हो जाएगा, बस लगातार लगे रहेंगे। तो हम लोग अभी बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स 1 डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक हमने ये वाले पार्ट डिस्कस किए, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, जो कि बहुत है ना, ये फंडामेंटल है, बेसिक है, 11-12 में ये सब कंटेंट है, तो यहाँ तक डिस्कस किया है। तो मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा है, आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हैं आईएएस में। जैसे कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, है ना, अभी 1 क्वेश्चन देखा है, तो ये आप देख सकते हैं, आपने ऑलरेडी है ना तो कर रखा होगा। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, कुछ देखिए एनालिसिस करें, फिर आगे मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा। तो इसको आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो ओपन करके, है ना, वट एवर यू नो। देखो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, जितना नॉलेज है उतने पे ही अच्छा कोशिश करो, ये है। तो उससे क्या होगा, अब जितना 10 to 19 उसमें है ना, और बाकी 21, 22, 23 का वेबसाइट पे ऑलरेडी है, तो आप देखेंगे जैसे मैं भेज रहा था। तो ये 19 तक का ही है, बाकी है ना हार्ड कॉपी नहीं है। चलो तो ग्रुप में आते रहते हैं, आप लोग ग्रुप में होगे, टेलीग्राम इधर उधर पीवाई की तो चलता रहता है, सो स्टिल मैं फिर भी ग्रुप में भेज देता हूँ, इसको ड्राइव में भी ऐड कर दूंगा, तो ये रहेगा कि देखिए ये 25 का है, वेबसाइट से डाउनलोड करके भेज रहा हूँ, तो आप लोग अपना सेव कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है सेव करने ज़्यादा सॉल्व करना, कि आप सॉल्व करोगे तो सीखोगे, है ना, क्योंकि कलेक्ट करने से बेटर है यू टेक वन मटेरियल सॉल्व इट, टेक अनदर सॉल्व इट, है ना। काम इकट्ठा नहीं करना, काम कंप्लीट करते जाना है, ये है। तो जितना हो सकता है बाकी डिस्कस करो, सीखो, रिवीजन इज़ द की, जितना रिवाइज करो उतना अच्छा होगा। तो मैं ग्रुप में कुछ पेपर भेज देता हूँ, जो कि मे बी आपके पास होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे है, लैपटॉप के इसमें सिस्टम में सेव कर सकते हो, एंड देन यू सॉल्व लर्न, है ना, मतलब जरूरी नहीं मैं जो करा रहा हूँ वही करना है, आप स्टिल आप खुद से भी कर सकते हो। तो इसमें हो गया 10 से लेके 19, 20, 21, 22 ये मिसिंग है, फिर 23, 24, 25 मैंने भेज दिया, तो उसका ही भेज दूंगा, वो भी है ना। तो एक बार क्या होगा कि 10 से लेके 25 तक के सारे पेपर आपके पास आ जाएंगे, देन जैसे जैसे आप सीख रहे हो वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाओ। सर प्रोबेबिलिटी जाम गेट का भी सॉल्व करना होगा। कर लोगे तो नुकसान आईएसएस तो नहीं के है, एग्जाम। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सिलेबस वही है। जैसे ये पार्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो पेपर 1 का ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है, ये जैम में भी है, गेट में भी है, नेट में भी है, आईएसएस में भी है, सीयूईटी में भी है। तो इनके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। अगर आप जैम के सारे क्वेश्चंस कर लिए इस टॉपिक के, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गेट के भी कर सकते हो, नेट के भी कर सकते हो, आईएसएस आईएसआई में भी आता है, सबका टॉपिक वाइज भी बना हुआ है, मैंने शुरू में भेजा था, तो आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो, मैंने पहले ग्रुप में ही भेज रखा है, ये भेज देता हूँ दोबारा, इसको बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पज से। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लग रहा है देन इट्स गुड, कि आपकी मतलब लेवल इस टॉपिक में ठीक है आपका, वैसा है। जैसे ये सब जो मटेरियल मैं दोबारा भी भेजा हूँ, पहले भेजा था ग्रुप में, जैसे बेसिक प्रॉबिलिटी आप सॉल्व करोगे, तो अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया तो यू विल नीड कि हाँ बहुत आसान है ये सब, वैसा आपको लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मटेरियल मैंने भेजे हैं, एक तो 2010 से 2019 तक, फिर 2025, 24, 23 इसके पीवाई क्यूज हैं, इसको भी मर्ज कर सकते हैं, मैं कर दूंगा बाद में। सो ये है। तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, करो, तो उससे फिर आगे थ्योरी तो कराना ही है, फिर आराम से सॉल्व करते जाओ। तो इसको मैं भी इंपोर्ट कर रहा था।
तो ये सब बेसिक मैंने प्रोबेबिलिटी के आपको भेज दिए हैं कि ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, जो भेजें 4-5 प्रॉब्लम सीट, ये सब आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट एग्जाम्स के हैं। जो डाउट हो डिस्कस करो, अभी भी पूछ सकते हो अगर आपने सॉल्व किए हैं, है ना। मतलब मेन तो आपको यही देखना है ना, व्हाट यू डोंट, क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे हो बहुत कुछ जानते हो, तो मेनली वो पूछो जो आपको जरूरत है, जो नहीं जानते हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैंने अभी भेजा था आपके ग्रुप में, ये 2010 से लेके 2019 तक के ISS के क्वेश्चन इसमें हैं, 2010 से 19। अभी तो मैंने बस बेसिक प्रोबेबिलिटी सर डिस्कस की। करेंट 2010 से, हाँ क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था ना, अच्छा, आईएसएस का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 16 से पहले वाले एमसीक्यू नहीं है, किस ईयर तो में चेंज करें हुआ था? पीछे वाले भी। मतलब आप कह रहे हैं कि सर शायद 16 में हुआ था। अच्छा 16 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो उससे पहले क्या था? सिलेबस भी चेंज हुआ था, मतलब मिक्स ही है उसमें तो। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो आप रेलिवेंट सॉल्व करो जो अभी के सिलेबस हैं उसका क्वेश्चन। मान लो अभी क्वेश्चन देख के मुझे ये समझ आ रहा है, जैसे अभी देखना है कि ये रिलेटेड है क्या, तो वो पहले थोड़ा और सिलेबस रहा होगा, लेकिन यू कैन वो कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो कि जो टॉपिक आपके अभी सिलेबस में है उसके क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं ना। ये है, तो वो तो आप जो सॉल्व करोगे, जैसे ये ना बहुत वो वाला प्रॉब्लम है ऐसे, इसका है ना, इसका एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ये क्या नाम है इस प्रॉब्लम का, रोहतगी में पहला चैप्टर में ही है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है, तो उसको आप लगाओगे उससे हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, कि जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, कि आप कर पाओगे, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, तो ये थोड़े से क्या बोलते हैं उसे, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े ट्रिकी होते हैं इस तरह के, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है। इसका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया, मैं देख के बताता हूँ। तो ये ना पहला चैप्टर के ये है, अगर जो लोग वीके रोहतगी एंड सलाह वाली बुक है ना आपके पास, तो उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्या, rod of length n is really is thrown into flat table, a rod of a stick of length tossed on a flat table ruled with the series of parallel lines at a distance of 2n apart, which is ruled with the parallel lines distance at 2l. The experiment consisting noting whether the rod intersect one of the ruled lines. तो r है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा सीधा सीधा, लेकिन आप खुद से थोड़ा दिमाग लगा के देखो। सर इसका फॉर्मूला होता है 2l/πd। ओके हाँ, तो लगाओ क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। 1/π। बाकी लोग देखिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, बट ये सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, ये चीज़ है। तो इसका नाम क्या, प्रॉब्लम का कुछ नाम था, मुझे भूल रहा हूँ, पता नहीं, यहाँ पता नहीं चल रहा है, कुछ तो इसका नाम था इस प्रॉब्लम का, हाँ बफन्स निडल प्रॉब्लम ऐसा कुछ है ना, हाँ कुछ ऐसे नाम था। सो निडल प्रॉब्लम कुछ ऐसा बोलते हैं ना इसको।
ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला लिख लोगे तो काम हो जाता है। मेनली क्या कह रहा है कि एक स्टिक है लेंथ एल का, उसको आपने टॉस किया, ये इस तरह से रूल्ड लाइन है ना, जिसका लेंथ बीच का कितना है 2l है ना, ये 2l इस बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2l है, ये डिस्टेंस 2l है आपका। ऐसा कुछ निडल प्रॉब्लम इसका नाम है, बफन्स निडल प्रॉब्लम समथिंग इसका नाम है, हाँ याद है ना, ये है BUFFON बफन्स निडल प्रॉब्लम है ना। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम मैचिंग प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो उसमें से एक ये है बफन्स निडल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसका नाम है, इसका स्टैंडर्ड है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। सो लेंथ ऑफ स्टिक क्या है, एल है। आप एक लेंथ एल के स्टिक को मान लो मैंने गिराया है ना, ये इसका लेंथ एल है, और जो फ्लोर है उस पे 2l डिस्टेंस पे लाइंस बनी हुई हैं, पैरेलल लाइंस इस तरह से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टिल जो स्टिक है विल इंटरसेक्ट वन ऑफ द लाइन। तो जैसे इसका l लेंथ है, तो हो सकता है कि आपको यही समझाने के लिए मैं आपको समझाऊं एग्जैक्टली कि मान लीजिए जैसे ये पेन जो मेरे पास इसका लेंथ l है, और बीच में इसका डबल लेंथ का 1 2, ये एक लाइन हुआ 1 2, ऐसा समझाने के लिए बस बना रहा हूं। इस तरह से है कि 1 2 यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत सारे रूल्ड है। अब आप क्या कर रहे हैं इस पे कि आपने थ्रो किया, मतलब ये फ्लोर है मान लो, तो आपने थ्रो किया, तो ये तो बीच में ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो इंटरसेक्ट करेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, फॉर्मूला तो बता ही दिया है ना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है सीधा सीधा कि स्टिक लेंथ एल है, तो अब याद रखना कि स्टिक का लेंथ एल है और पैरेलल जो है, तो इसका प्रूफ देख सकते हैं। जैसे मैचिंग प्रॉब्लम है, उसका प्रूफ बहुत लेंदी, बट फॉर्मूला याद रखते तो आसानी से हो जाता है। मैचिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मान लो है ना कि आपने 5 लोग हैं, रैंडमली अपना हैट उछाला और फिर कैच कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 ऑफ देम विल गेट देयर ओन हैट। तो ये हो गया मैचिंग प्रॉब्लम कि 2 विल मैच आउट ऑफ 5। या होटल में गया, रैंडमली ऑर्डर किया, देन जो वेटर है वो रैंडमली डिस ऑर्डर किया, तो 5 लोग मान लो गया एग्जाम्पल के तौर पे, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम विल गेट देयर राइट डिश। यहाँ 2 मैचिंग हो गया, तो मैचिंग फॉर्मूला उससे आ जाता है। प्रूफ पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला याद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करो, बट प्रूफ यू शुड ना जानोगे तो नुकसान तो नहीं है। तो स्टिक लेंथ एल है, और जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 2l है। तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है स्टिक जो है विल इंटरसेक्ट वन ऑफ द लाइंस। इसका जो फॉर्मूला आपने बताया, क्या बताया था भाई, 2l/πd। d क्या है, तो ये जो l है वो क्या है, d क्या है, डे दिया हुआ है सर, इसको d बोले हो, नहीं d तो ये नहीं है ना, डे सोल्व d क्या है, यही ना d, यहाँ पे 2l/πd, d है डिस्टेंस बिटवीन दिस, हाँ यहाँ पे 2d, d ये हो गया ना। इस क्वेश्चन में ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मतलब ये एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ये जनरल d है, ये तो इन जनरल ये d है, ठीक है, जो कि मोर देन l होगा, तो ये फॉर्मूला है। तो आपके क्वेश्चन में जो d है वो, मतलब ये इन जनरल बता रहा हूं मैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन d है, जो कि मोर देन l होगा, मोर देन l होगा, जरूरी नहीं है। तो यहां से जो आंसर आता है, तो आपके क्वेश्चन में अगर हम बात करें, तो आपके क्वेश्चन में जो d है वो 2l है आपके क्वेश्चन में, तो उससे जो फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए वो आ जाएगा 2l/π × 2l, तो ये कट के 1/π आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये बस याद रखना आपकी ये बफेन्स निडल प्रॉब्लम। इसको टॉप पे रख दें, तो इसको इधर बुला लेता हूँ। ये है, तो ये आप याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला। ऐसी मैचिंग प्रॉब्लम भी आएगा, तो बस ऐसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और क्या क्या क्वेश्चंस जैसे इस तरह के बेसिक प्रोबेबिलिटी के पूछे जाते हैं, जैसे ये है मान लो, तो मैं बस इसमें इंटरेस्टेड हूँ कैसे क्वेश्चंस आपको, मतलब भले पुराना पैटर्न अलग था बट उस टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे तो वी कैन ट्राई। तो ये वही क्वेश्चन है क्या, 5% ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज आर सेलेक्टेड टू अंडरगो अ न्यू ट्रीटमेंट दैट इज ऑब्जर्व टू बी इंक्रीज द रिकवरी रेट फ्रॉम 30% to 50%।
a person is randomly selected from this patient after the completion of the treatment and found to have recovered. What is the probability that received nutrient? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्ट कर देता हूँ, आप ट्राई करना, तो अभी करो या बाद में करना, बट मैं ऐसे ही इंपोर्ट कर देता हूँ सो दैट हम लोग देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे गए हैं ना। इसको एग्जाम को समझना बोलते, इससे एग्जाम को समझ बढ़ेगी आपकी। जैसे ये है 2 cannons this fire the same target, cannon A fires every। जैसे ये भी है, तो ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपके क्वेश्चंस के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिस के लिए कहीं से तो क्वेश्चन चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस मटेरियल काइंड ऑफ। तो ये जैसे क्वेश्चंस हैं ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं और थोड़े क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ, बाकी आप सॉल्व करना, अगले क्लास में सॉल्व करके आना, फिर हम देखेंगे। तो ये रैंडम वेरिएबल छोड़ देते हैं, जैसे ये है, इस तरह का क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना। ये सब तो आसान है, तो ये सब अभी ट्राई करके आना कल, और फिर डाउट होगा, डाउट पूछना तो आगे फिर कराऊंगा मैं। तो ये ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्ट कर देता हूँ जो मुझे बेसिक प्रोबेबिलिटी का दिख रहा है, तो दैट है ना, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हैं, भले आसान मुश्किल तो बात की बात है, एटलीस्ट आपको आइडिया तो रहेगा। सर ये तो 19 का है ना, वैसे भी 19 का तो वो ये सेम 19 का है, पता नहीं, मुझे 16 लगा, से चेंज हो। 10 to 19 है, तो 19 पहले है, फिर उल्टा होगा, है ना। ठीक है, ओके। तो आओ, तो देखा मैंने किस ईयर का है। ये सब रैंडम वेरिएबल अभी डिस्कस कर लेंगे, तो ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आसान रहेगा, उतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हैं, तो ये 19 वाला ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, तो ये 19 के कह रहे हैं आप, ठीक है, तो उसको 19 लिख देते हैं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी की उनको आइडिया है ना। मैं फर्स्ट टाइम ये सब पेपर देख रहा हूँ, तो ये 17 का है, अच्छा वो 18 या 19 का रहा होगा, है ना। ये सही, ये 17 का पेपर है, तो वैसा। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, तो ये सब तो कर लेंगे आप, लेकिन पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन पेपर दिख रहा है मुझे, देखिए अगर आप लोगों को विजिबल है तो ठीक है। तो ढूंढ के करना, मतलब आपका काम है अलग अलग जगह से, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भेज दिए आपके ग्रुप में, यू जस्ट सॉल्व इट। ये है, डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए पूछना पड़ेगा आपको। तो रैंडम वेरिएबल अभी छोड़ देते हैं। जैसे ये सभी तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो दैट यू कैन डू इजीली, तो आपके लिए आसान है। तो ठीक है, जैसे ये सब क्वेश्चन है, सब तो आसानी से कर लेंगे ना आप लोग, ये सब इस तरह क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं हिस्ट्री में, ये सब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब ये रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो गया, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। एनीवे तो अभी ये कर लो, बाकी आप खुद से ढूंढ के करना जो मैंने भेजे हैं। तो अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर बताओ क्विकली। विजिबल है ना। तो ये कह रहा है कि ए बी इवेंट है सच दैट, अगर मैं लिख दूँ रिपीट करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, ये सब ISS के PYQ हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है। तो पहला पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो कल ही आपने देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। चौथा कहाँ गया, आई थिंक इंपोर्ट नहीं किया क्या मैंने, ये 3 ही था, फिर बाद में वो कहा होगा, एनीवे पता नहीं। तो हाँ ये था ना,
अच्छा ये ट्रू, अच्छा पूछ रहा है कौन सा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स आपको ये बताना है। दिस यू हैव टू टेल, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेंगे आप। बताइए और जल्दी बताओ, तो टाइम नहीं है, ख़त्म करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड एंड थर्ड ट्रू। अच्छा फर्स्ट फॉल्स सेकंड, ठीक है। पहला बता रही है फॉल्स, सेकंड एंड थर्ड ट्रू, बाकी लोग देख लीजिए है ना। तो ओके है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो ठीक है जी, तो इनके अकॉर्डिंग फॉल्स है। और नहीं समझ आता बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा, आप चैट में भी बोल सकते हो या है ना अनम्यूट करके बता सकते हो। कहते हैं ना जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, वैसा है। तो जितना आप है ना हेल्प मांगोगे उतना हेल्प मिलेगा। सर थर्ड नंबर फॉल्स होगा। अगर आपको फॉल्स लग रहा है, इनको ट्रू लग रहा है, ठीक है देखते हैं, फिर मुझे करना पड़ेगा इसका मतलब फिर। तो नहीं नहीं, सही है सही है। ठीक है ना। पर ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है घर पे, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाते। तो दिक्कत है ना, एग्जाम में क्यों नहीं, एग्जाम में तो आप ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। सर, सर एक तो जैसे एग्जाम में पहली बार दिया था ना, आपकी बार तो 2 घंटे का पेपर था। हम्म उसमें फिर क्वेश्चंस की टाइम जा रहा है तो माइंड और चलना बंद हो जाता है। टाइम फिर जा रहा, उससे कैसे टैकल करें? मतलब टाइम जा रहा है तो। तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। हाँ तो वो कोई उसके प्रैक्टिस से आएगा, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, वो रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना एग्जाम में थोड़े कूल रहने हैं, जो क्वेश्चन हो रहा है करने, नहीं हो रहा है करने। जैसे ये सब अभी हो जा रहा है, तो एग्जाम में ऐसा क्या हो जाएगा, तो एग्जाम में काम करना बंद क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर लेते हो। बस ये सोचना है कि जो होगा वो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। तो प्रेशर ज़्यादा लेने से ना फिर वो दिक्कत होती है कि हम पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं या वैसा कुछ। आप एग्जाम देने के क्वेश्चन है सॉल्व करके देखेंगे, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, इससे आराम से कूल होकर। वो ज़्यादा प्रेशर लोगे तो फिर उसमें गलतियाँ होती हैं ना। तो जैसे अभी आप सॉल्व करो, यही से तो एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। ऐसा ना अचानक ऐसा चेंज, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आया है तो कोई ना कोई बच्चा इसी के बेस पे। तो हर टॉपिक अगर आप अच्छा कर लेंगे ऐसे, एग्जाम में सारे क्वेश्चन होंगे। तो उसके तरीका ये घर पे थोड़ा। सर जैसे हम्म गेट का भी एग्जाम दिया है ना, तो उसमें भी बस दिक्कत यही होती है, वो जो टाइमिंग चलती रहती है ना साइड में, तो वो लगता है उससे खत्म हो रहा, नर्वसनेस। खत्म हो रहा है टाइम, खत्म हो रहा है। तो वही वहां पे पैनिक नहीं, यही तो सीखना है कि पैनिक इजी नहीं करना। क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते। हाँ, कि टाइम इतना ही बचा, इतना ही बचा, इतने करने हैं, वैसा लगता है। तो बस यहाँ पे ये समझना है कि जितना हो रहा है उतना ही करना, लेकिन जो कर रहे हैं वो सही सही करे। ये जरूरी है कि जितने क्वेश्चन ही हम अटेम्प्ट कर पाए, सही सही अटेम्प्ट करें। इसलिए पहले हम आसान क्वेश्चन चूज करें, उसको सॉल्व करें, आंसर निकाले, फिर हम मुश्किल क्वेश्चन है बाद में जाएं। वो चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चन हो रहा है उसको करे, जो नहीं होगा नहीं होगा, उसमें क्या है। प्रेशर ले क्या है कि जो अच्छा होने वाला वो भी खराब हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, प्रेशर ये आप लाइट रहना है कि ठीक है जितना होगा उतना करेंगे, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें क्या है। तो इस तरह से करोगे तो फिर आप कुल जितना होगा कर पाओगे। प्रेशर में दिक्कत है, तो ये सब एग्जाम में ये सब आ रहे हैं, एग्जाम में भी हो जाना चाहिए, तो उतना टेंशन लेना नहीं है।
ये कीजिए, इसका बताइए, पढ़ पा रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट डेथ अकर्स, ये सब ISS 2017, 18, 19 का ना, इस सब क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट डेथ अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर इज 0.45। द प्रोबेबिलिटी दैट डेथ, एग्जाम में शायद ये भी फियर रहता है ना गलत ना हो जाए, घर पे गलत हो गया कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा, एग्जाम में रहता गलत हो जाएगा मार्क्स कट जाएगा, तो इस चक्कर में गलती हो ही जाता है फिर, तो ये सोचना ही नहीं, आपको केयरफुली कैलकुलेशन करने हैं। मैं करा दूं, देखो तो जल्दी बताओ, तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना। और डर की एक और वजह है कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दिक्कत क्या, हम हमारे क्या ना, आप एक दो बार क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको सब आ गया है, लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं प्रेशर आता है, आपको लगता है कुछ नहीं आता है। तो जब आप घर पे बहुत ज़्यादा आप है ना, कम से कम 4-5 बार ढंग से क्वेश्चन करके जाएंगे, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो आप थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। और फिर वहाँ वैसा नहीं होगा, या बाकी जो भी कर रहे हैं उसको रिवाइज करना जरूरी है।
रेगुलर टाइम पे, सो दैट आप है ना कॉन्फिडेंट हैं। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं खुद भी। कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट द डेथ अकर्स ड्यू टू हार्ट फेलियर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर, DHF कर देता हूँ, तो डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर, या D सफिक्स में HF कर देता हूँ, तो ये है 0.45। प्रोबेबिलिटी डेथ ड्यू टू कैंसर, DC मतलब डेथ ड्यू टू कैंसर इज 0.22। अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the death occurred due to heart failure 0.45, that the death occurred due to cancer 0.22. Consider the following statement, the probability that the death is either due to heart attack or due to cancer is 0.67. Okay, the probability that the death is due to some other cause but not these two is 0.55. तो क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, देखते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि जैसे अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाए तो है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यूनियन अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करें, DHF है ना, क्या बस प्रोबेबिलिटी दे रखा है ना आपको, तो इसका मतलब कोई दूसरा कॉज भी होगा, ये सैंपल स्पेस है। तो मान लीजिए ये हो गया डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर 0.45 जो है, एंड इधर मान लो हो गया है ना, जैसे ये दे रखा है, लेट से इसको थोड़ा लार्जर लाइन खींच लो, ये है ना, कैसे भी आप ले सकते हो कि मान लो ये है, तो ये है डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.45, और इधर आप ये है तो मान लो इधर इस फॉर एग्जांपल, अब ये कॉमन भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में कॉमन हो, दोनों डिजीज हो उसको, ये है। तो पूछना पड़ा क्या, प्रोबेबिलिटी दैट डेथ इज आइदर ड्यू टू हार्ट फेलियर और दिस, तो प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, मान लो ये इवेंट E है समझने के लिए, और ये प्रोबेबिलिटी F है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी E यूनियन F क्या इन दोनों का सम होगा, क्या ये 0.67 होगा, क्या लगता है आपको ऐसा होगा? मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F PE प्लस PF होगा। तो बताइए आप क्या लगता है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट। सर ट्रू है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हाउ डू यू नो, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, कैसे पता आपको? ड्यू टू हार्ट फेलियर इज दिस, हाँ। जैसे अब आप ये कह रहे हैं ऐसा तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 होगा, बट ये कैसे पता चला आपको? कोशिश कीजिए, कोई नहीं, गलतियां होंगी, सीखना बस हमें। तो कैसे कैसे पता चल रहा है कि हमें ऐसा है? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पर्सन को हार्ट फेलियर और कैंसर दोनों हो, पॉसिबल है ना कि एक पर्सन है इसको दोनों डिजीज है, और प्रोबेबिलिटी दैट डेथ होता है इससे, तो दोनों से डेथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या ऐसा है कि एक से ही डेथ होगा दूसरे से नहीं होगा, ऐसा है? हाँ सर, एक टाइम पे एक के वजह से तो डेथ हो सकती है शायद। नहीं, बट हो सकता है कि उसके पास दोनों हार्ट फेलियर से इतना है चांसेस हैं, तो अगर बोलता कि दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट हो जाती, बट ऐसा बोला नहीं है। तो आई थिंक दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट डेथ इज ड्यू टू सम अदर कॉज इज 0.55 बट नॉट दीज टू। The probability that the death is due to some other cause, तीसरा कारण देखिए ये ना, ये डेथ ड्यू टू कैंसर, तो ये 0.5545 सॉरी 0.22 है, तो क्या है कि अदर कॉज की वजह से 0.55 होगा, ऐसा है? ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि ऐसा ही होगा, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कुछ तो इंटरसेक्शन भी तो हो सकता है। मतलब इन्फॉर्मेशन देखना, इन्फॉर्मेशन में क्या ऐसा कुछ है। द प्रोबेबिलिटी दैट डेथ ऑकर ड्यू टू दिस इज दिस, दैट डेथ ऑकर ड्यू टू कैंसर इज दिस। तो आपको क्या लगता है? ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, बट हो सकता है कि इंटरसेक्शन हो, जैसे मैं 3 आपको ऐसे वेन डायग्राम बना कर दिखाऊं कि हो सकता है ये E है, ये F है, ये G है, ऐसा। तो G मान लो अदर है, तो गलत दिखाने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है। अगर आपको गलत दिखाना है कोई ऑप्शन तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ, ठीक है? तो देखिए, चलो डिजाइन से अलग से लिखा नहीं है कहीं पे, तो आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा में प्रोबेबिलिटी दैट द डेथ इज ड्यू टू सम अदर कॉज, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रहा है,
ओह मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा 55 कैसे लिख दिया था। तो देखिए ये तो है कि सोचिए क्या ऐसा हो सकता है, दोनों डिजीज हो सकता है बट डेथ दोनों की वजह से एक टाइम पे तो नहीं होगा। ऐसा आप खुद आपको दिमाग लगाने हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे कह रहा है ना कि डेथ ऑकर ड्यू टू हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होने का चांस 0.45% है, और कैंसर की वजह से डेथ होने का चांस 22% है। तो ये कह रहा है कि या तो हार्ट अटैक से डेथ होगा या कैंसर 0.6 है, मतलब दोनों ऐड हो गया, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई, तो मतलब यहां पे ये है। तो एट द सेम टाइम दोनों के डेथ होगा। डेथ क्या होगा, किसी एक की वजह से होगा एक वन टाइम पे, क्या लगता है आपको, ये होगा ना कि डेथ वन टाइम पे किसी एक वजह से होगा, ड्यू टू हार्ट फेलियर से डेथ होगा या तो कैंसर से डेथ होगा। एक ही टाइम पे दोनों से डेथ तो नहीं होगा, मतलब एक टाइम पे कोई एक ही से डेथ होगा ना, हार्ट फेलियर हुआ तो डेथ हो सकता है, कैंसर है तो डेथ हो सकता है। तो ये तो थोड़ा लॉजिकल हो गया, अगर आपको खुद से कंक्लूजन निकालना है कि आपको क्या लगता है कि हार्ट फेलियर एंड कैंसर दोनों, तो आइदर दिस और दिस, तो ए यूनियन बी बराबर दिस, तो ये तब होगा जब आप ये इंश्योर करो। सम अदर कॉज, ये तो आई थिंक गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 45 ही है 22 ही है। तीसरा कैसे पता चलेगा आपको, तीसरा पता चलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, और अगर आप पहला वाला सही मान रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग 0.33 हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट आप ट्रू ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 33, सही है 33, हाँ 33, यस ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो फर्स्ट अगर ट्रू मानोगे दूसरा उसी के अकॉर्डिंग फॉल्स आ जाएगा, तो फर्स्ट को अगर आप ट्रू कहते हो तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये फॉल्स आ जाएगा। ये है यस, ए यूनियन बी ये होगा, या तो एक टाइम पे या तो हार्ट फेलियर से डेथ होगी या कैंसर से, तो हार्ट फेलियर और कैंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा। तो एक टाइम पे किसी एक की वजह से डेथ होगा, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना। ये थोड़े से ऐसा है कि ये हम समझ रहे हैं कि एक टाइम पे जब डेथ होगी किसी एक वजह से होगी, या तो हार्ट फेलियर से या फिर उससे, तो दोनों से एक ही टाइम पर डेथ होगी ऐसा नहीं होगा, किसी एक से ही होगा, तो वो इंक्लूड हो चुका है, तो मे भी है ना, तो इट्स ओके। सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा ना सर? हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इससे आ जाएगा एंड ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस करके देखना, जैसे ये है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो ये सब आईएसएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ये करके देखो, ये आई थिंक बेस थ्योरम का है। लीला हैज appeared in an examination which follows multiple choice question each having 5 possible answers। एक क्वेश्चन का 5 आंसर है, मतलब 5 ऑप्शंस हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सी नोज द आंसर इज 0.75, उसको आंसर पता है इसके बड़े 0.75 है। इफ सी डजंट नो द आंसर सी विल गेस विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/5 ऑफ बीइंग करेक्ट। ये तो जानती है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, गेस करेगी तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लीला नोज द आंसर गिवन दैट, तो ये ई गिवन एफ है ना, ये प्रोबेबिलिटी दैट लीला नोज द आंसर, तो इसको मैं इवेंट ई बोल रहा हूं, जब प्रोबेबिलिटी निकालना ना, गिवन दैट सी गिव द करेक्ट आंसर, तो इसको मैं इवेंट एफ बोल रहा हूं। ठीक है, एक इवेंट एफ है एक इवेंट ई है, तो ये वाला इवेंट ई है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, अच्छा लेकिन 2 ऑप्शन है ना, मुझे E1 E2 करना पड़ेगा, तो नोज या गेस, तो इसको E1 ले लो, तो मैं इसको सॉल्व तो अब कर लेंगे आसानी से, बेस थ्योरम का है ना ये। तो E1 मतलब मान लीजिए नोज द आंसर, और E2 मान लीजिए गेस करती है, 2 आते हैं। इवेंट ए ले लीजिए, तो मैं एफ के बजाय अब ए इवेंट ले लेता हूं, तो इसको इवेंट ए बोल देते हैं। तो इवेंट ए ले लिया मैंने कि गिव्स करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी सी नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो बेसिक बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये तो आराम से कर लेंगे, ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 आ गया ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मतलब ये ठीक है, तो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, आई फ्रॉम 1 से 2 कर लेंगे सब लोग, सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है।
ठीक है, तो अगर वैसे सॉल्व कर दे, बता दिया इन्होंने ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी दैट सी नोज द आंसर, तो E1 है, नोज द आंसर 0.75। अगर वो जानती है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। फिर यही नीचे रिपीट होगा 0.75 इंटू 1, और ये प्रोबेबिलिटी सी गेस द आंसर, गेस 25% चांस है। अगर वो गेस करती है तो सही होने का क्या चांस है, 1/5। तो ये आपने किया होगा, तो इससे आप कह रहे हो कि आंसर आया कितना आया इनमें से, ऑप्शन डी। 94। ठीक, तो हो जाएगा ना। फिर ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। सो खत्म, जो अपनी पोर्ट किया मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो ये कह रहा है कि इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड इज 50, तो मेल होने का हाफ 50%, फीमेल होने का 50% चांस है। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिलीज 7th चाइल्ड इज देयर सेकेंड डॉटर, ये रैंडम वेरिएबल का आ गया ना, 7th चाइल्ड इज सेकेंड डॉटर। तो वैसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, बिना रैंडम वेरिएबल का भी हो जाएगा, कि जो 7वां चाइल्ड है वो दूसरी डॉटर है, समझो, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, चाइल्ड 5, चाइल्ड 6, चाइल्ड 7। तो ये पक्का है कि सेकेंड डॉटर है, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, DAUGSTR, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं पहले 6 चिल्ड्रन में से कितने डॉटर होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 डॉटर। एक डॉटर ना, 1 डॉटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हालांकि ये जिन लोगों को पता है ये नेगेटिव एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो नेगेटिव एनिमल लगाओगे सीधा सीधा आ जाएगा। मैं नेगेटिव एनिमल यूज नहीं कर, समझा दे रहा हूँ कि पहले 6 में से एक डॉटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 चूज 1, डॉटर की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और बॉय की प्रोबेबिलिटी 6 - 1 5। तो हो गया पहले 6 में से एक डॉटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, और 7th को डॉटर ही होना है, तो डॉटर की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर आप नेगेटिव एनिमल लगाओगे, यही PMF नेगेटिव आइनोमियल का है। ठीक है, तो नेगेटिव एनिमल से भी यही आंसर आएगा। अब नेगेटिव एनिमल लगा के देखो, तब भी आंसर ही आएगा, मैं इसमें कर रहा हूँ तभी आंसर ही आएगा। तो 6 × 1/2 की पावर 5 × 6 = 7 आ गया, मतलब 6/2 की पावर 7 कितना आता है जी, 32, 64, 128। तो 2 काट दोगे तो 3/64, ये ना, चेक कर लो आंसर है। तो ये आ गया। तो वैसे मैंने ऐसे ही लॉजिकली कर दिया है कि पहले 6 में एक डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी है, पहले 6 बच्चे में, और 7वां डॉक्टर ही होना है, सॉरी डॉटर ही होना है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो और देख लो, और क्वेश्चन इंपोर्ट किया था ना, ये क्या है, ये सब कर लोगे, पढ़ो। सो वो भी बेस थ्योरम का ही लग रहा है मुझे, एंड ये भी बेस थ्योरम का ही है कि 50% पेशेंट सफर फ्रॉम सर्टेन डिजीज आर सेलेक्टेड टू अंडरगो न्यू ट्रीटमेंट। दोनों बेस थ्योरम का है, आई गेस पढ़ लेना एक बार ठीक से, सॉल्व करके आना, नहीं हो तो कल डिस्कस करेंगे। ये दोनों आपका होमवर्क है, सॉल्व आगे तो हो ही गया, कर लिए थे। तो ये सब कुछ ISS के PYQs हैं जो हमने किए हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। कल से मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, ये सब PYQs हैं, ग्रुप में भेज दिए हैं, ढूंढ के इन टॉपिक कर लेना, कुछ ने मिल जाएगा टॉपिक वाइज भी। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये नहीं, तो कल जो क्लास होगी ISS वाली, तो उसमें हम लोग ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल ये वाला पार्ट डिस्कस होगा, रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, देन CDF क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कल ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल ये डिस्कस होगा। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास होगी। थैंक यू।